और इस बीच बहुत बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि रोमानिया के जहाज पर रूस की तरफ से हमला किया गया है। रोमानिया जो है वो नाटो सदस्य है और ऐसे में यूक्रेन से बिल्कुल सटी हुई सीमा है यूरोपीय देश रोमानिया की, जिसके जहाज को रूस ने निशाना बनाया है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नाटो का सदस्य देश है रोमानिया। रोमानिया के जहाज पर रूस ने हमला कर दिया है और कल ही जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि नाटो के जो देश हैं, सदस्य देश, उन पर किसी तरीके का हमला बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, इसका नाटो की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और इसी को लेकर वो कह रहे थे कि हमने अपनी जो सेना है उसकी मोर्चाबंदी कर दी है, चाहे रोमानिया हो, चाहे लातविया हो, चाहे एस्टोनिया हो, इन तमाम इलाकों में। और ऐसे में रूस की तरफ से नाटो के सदस्य देश रोमानिया के जहाज पर हमला कर देना, यहां से क्या माना जाए? क्या ये जो युद्ध है वो और बढ़ सकता है? क्या अभी पुतिन के मंसूबे कुछ और हैं? दीपक बोरा साहब, क्या विश्व युद्ध का खतरा जो टल चुका था एक बार फिर से उसकी आशंका यहां से गहरा रही है? उसके आधार पर कहना बड़ा मुश्किल है कि ये वाकई में ही हमला हुआ है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्शन की होगी। उस रोमानियन पानी का जहाज था अगर, तो उसने कुछ किया होगा जिससे रूस ने रिटेलिएट किया है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता मैम कि हम आसानी से बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की। उम्मीद करता हूं नहीं हो, क्योंकि उसके बाद चौथी नहीं होगी। जिस प्रकार के हथियार, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, परमाणु हथियार कितने सारे देशों के पास है, उसके बाद हम बचेंगे नहीं। मैं सबसे कहूंगा जो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, जाके वो फिल्म देखिएगा, 1960s में बनी थी, प्लैनेट ऑफ द एप्स। सिर्फ बंदर रह जाएंगे, हम भी बंदर बन जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता होने वाला है। लेकिन ये बड़ा इंट्रीगिंग है, ये बड़ा दिलचस्प है कि रोमानिया के पानी के जहाज पर क्यों हमला हुआ है, आखिर वो क्या कर रहा था, और अगर हुआ है तो फिर ये एक बहाना मिल जाता है नेटो को इंटरवीन करने का। बिल्कुल, नाटो को बहाना मिल जाता है इंटरवीन करने का कर्नल दानवीर, क्योंकि अमेरिकी सेना वहीं रोमानिया में मौजूद है और जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था नाटो के सदस्य देश पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला। हाँ, लेकिन इसके अंदर ये बहुत अहम चीज़ ये देखनी होगी कि क्या उसकी तरफ से प्रोवोकेशन था। प्रोवोकेशन के बाद में वार्निंग दी गई थी, और वार्निंग देने के बाद भी प्रोवोकेशन अगर जारी रहा तो फिर मॉरल अथॉरिटी रशियंस के पास होती है, ना कि नेटो के पास। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्डेड होती हैं, ये कोई हवा में ये बात नहीं होती। तो मेरे को नहीं लगता कि रशिया इस तरीके की कोई गलती करेगा। और ये भी बात हो सकती है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी भी हो सकती है, जैसा वो बोल रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए, जो इतना बड़ा ग्रे जोन है, उसके चलते थर्ड वर्ल्ड वॉर और उस तरीके की बातें, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी इस तरीके की बातें करना। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप लोग बेनिफिट ऑफ डाउट यहां पर रूस को देते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्यों ना पूछा जाए कि क्या ये रूस अमेरिका को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है? सिवात सर, शिवाज जी, मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यही सवाल दीपक बोरा जी से मैं पूछती हूँ। दीपक बोरा जी, क्या रूस उकसा रहा है अमेरिका को? मुझे नहीं लगता मैम, उसको मिलेगा क्या? उसने जो हासिल करना था वो हासिल कर दिया। दुनिया को उसने ये साफ दिखा दिया है कि अगर जब मैं कहता हूं कि मेरे द्वार तक नेटो नहीं आएगा, मैंने उसको अब इंश्योर कर लिया वो नहीं आएगा। सर, जरा सा माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। दरअसल वो तस्वीरें सामने आ गई हैं, ये ब्लैक सी, और ब्लैक सी में ये रोमानिया का जहाज है। इसी जहाज पर रूस ने हमला किया है और देखिए, हमले के बाद ये रोमानिया का जहाज जद में आकर रूस के हमले के इसमें आग लगी है यकीनन, और वो काला घना धुआं उठता हुआ आप इस जहाज में से देख रहे हैं। तो ब्लैक सी यहीं नजदीक में ही क्रीमिया है। इसी क्रीमिया के रास्ते से रूस जो है वो यूक्रेन में भी दाखिल हुआ था, और बिल्कुल इसी ब्लैक सी पर ओडेसा, और ओडेसा में जो नेवल बेस है यूक्रेन का, उसको हमने देखा रूस की तरफ से कल ही नेस्तो नाबूद कर दिया गया। और ऐसे में इस ब्लैक सी में ये रोमानिया का जहाज और इस जहाज पर रूस का हमला, क्या ये अमेरिका को उकसावा माना जाएगा? क्योंकि कल ही जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था नाटो के सदस्य देश पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला, और रोमानिया नाटो का सदस्य देश है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये जो आपकी तस्वीर है ये बता रही है कि ये वॉरशिप नहीं है, ये कोई मर्चेंट शिप है। इसकी कलर कोडिंग देखिए, उससे पता लग रहा है कि ये एक मर्चेंट शिप है। और क्या इसने वायलेशन की है सिक्योरिटी घेरे की, ये भी देखना होगा। और क्या इसके ऊपर कुछ इस तरीके का मटेरियल
लदा हुआ था, जिसके तहत यूक्रेनियन फोर्सेस को मदद पहुंचाई जा रही थी, ये भी अभी क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके की इनपुट्स होंगी, कोई चीजें होंगी कि इसके ऊपर रशियंस ने हमला किया है। तो ये एक युद्धपोत नहीं है, ये एक मर्चेंट शिप है। तो मतलब दीपक वोरा सर, इससे ये जो विवाद है वो एस्केलेट नहीं होगा, इसके चांसेस कम है। एक तो ये कोई युद्धपोत नहीं है, ये मर्चेंट शिप नजर आ रही है सर। की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में थे लेकिन फंस गए, यहां से निकलना चाहते थे, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और उसके बाद वो परेशान हो रहे थे। उनकी दीपक वोरा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरे साथ बातचीत करने के लिए एम्बेसडर पार्थ सतपथी जी आ रही है आवाज आपकी। जी सर, जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि ये युद्धपोत नहीं है, ये एक मर्चेंट शिप है। और ऐसे में क्या माना जाए कि अब यहां से चीजें एस्केलेट नहीं होंगी इस वजह से? जरूरी नहीं है, क्योंकि जब कहीं पे इस तरह का ऑपरेशन होता है, एक वार्निंग नोट, एक हवाई जहाज के जो लड़ाकू हैं, जो पायलट्स हैं, एक नोटाइम आता है, नोटिस फॉर एयरमैन। उसी तरह समुद्र में जो जहाज होते हैं, कमर्शियल शिप्स, उनको वार्निंग दी जाती है कि आप इस इलाके में मत आइए, यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। तो अगर वो जानबूझ के आया है तो फिर उसने खुद खतरा अपने ऊपर मोल लिया है। और आप देखेंगे कि 1-2 घंटे में मॉस्को से कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आएगा। जी सर, मैं आपके पास लौटूंगी। और इस बीच यूक्रेन में भारतीय राजदूत, उनसे खास बातचीत मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने की है, जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास के ठीक बगल में ये स्कूल है और ये स्कूल इन दिनों भारतीय छात्रों का एक ठिकाना बना हुआ है। भारतीय दूतावास ने वो छात्र, वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में थे लेकिन फंस गए, यहाँ से निकलना चाहते थे, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और उसके बाद वो परेशान हो रहे थे, उनके लिए रुकने ठहरने की व्यवस्था यहाँ की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्बेसडर पार्थ सतपथी हैं, जो यूक्रेन में भारत के राजदूत हैं, और इस समय उनको पूरा देश सुनना चाहता है कि भारतीय छात्रों के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और वो कब तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे। समस्या बड़ा जटिल है, कठिन भी है। आपको सुनाई दे रहा होगा, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर रहे हैं, कीव में काफ़ी लड़ाई है। इस जटिल समस्या में स्टूडेंट्स को यहाँ सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम निभा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ भी इसको भी देख लीजिए, स्कूल की मल्टीकल्चरलिटी को। ये हॉस्पिटैलिटी बड़ी महंगी है क्योंकि दिल से है, इस स्कूल वालों ने हमको दिया और बच्चों को हमने यहाँ रखा हुआ है। कोशिश जारी है इनकी एवैक्यूएशन की। कीव अभी इंटेंस फाइटिंग के बीच में है, बट फ्रॉम द वेस्ट वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू टेक आउट स्टूडेंट्स, सो सून वी विल फाइंड अ वे फॉर द इवैक्यूएशन एफर्ट्स। एज आई सेड, प्राइमरी कंसर्न है सेफ्टी और ये जारी रहेगी और ये जिम्मेदारी है, इसको निभाएंगे। निश्चित रूप से जितने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी खाने का इंतज़ाम, ठहरने का इंतज़ाम, उनकी सेफ्टी और वेलबींग का इंतज़ाम यहाँ आपने किया। इसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपने मदद ली होगी। अचानक से बड़ी मुश्किल परिस्थिति है क्योंकि ये जो लोग गवर्नमेंट में हैं, ये अपनी फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल and all government infrastructure is involved in this effort, so it's not easy to get it and we are not able to get it easily. So then petrol ही नहीं मिल रहा है, टैंक्स चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक गाड़ी बड़ी मुश्किल से फ्लैग लगा के जा पा रहे हैं, खाना आ पा रहा है, कभी नहीं आ पा रहा है। फ्लक्स है सिचुएशन में, इट्स अ फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स बी स्ट्रांग। यूक्रेन में भारत के राजदूत को आप सुन रहे थे। और इस बीच बहुत बड़ी खबर, युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है। रूस ने यूक्रेन की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर है। देखिए, कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था, चीन के हवाले से खबर आई थी कि यूक्रेन ने जो बातचीत की पेशकश दी है रशिया को, व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति, वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अब अमेरिकी अखबार यह कह रहा है कि रूस ने यूक्रेन की बातचीत की पेशकश ठुकरा दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आशीष, मामला उलझता हुआ, मतलब युद्ध का खतरा टला नहीं? देखिए, अभी 7:30 बजे बड़ा क्रूशियल रोमाना एक मीटिंग होनी है, नेटो की समिट होनी है, उसमें काफ़ी कुछ तय होगा कि नेटो का आउटलुक क्या होने वाला है यूक्रेन और रशिया के इस विवाद को लेकर के। चाइना की तरफ से ज़रूर ये क्लेम किया गया था, जो खबर हमने दिखाई थी कि
यूक्रेन से रशिया बात करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात 1:30 बजे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग होनी है उसके पहले रूस दब जाएगा और रूस तैयार हो जाएगा यूक्रेन से बात करने के लिए। ये थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना जल्दीबाजी होगी, मुझे लगता है कि उसका इंतजार करना चाहिए। और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जब तक कि इस पर कोई फैसला हो नहीं जाता, नेटो अपना कोई फैसला कर नहीं लेता, यूनाइटेड नेशन से वोटिंग हो नहीं जाती और उसका निष्कर्ष सामने नहीं आ जाता, तब तक निश्चित तौर पर दुनिया पर एक जंग का खतरा बना रहेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि नेटो की समिट का इंतजार करना चाहिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज जो अहम वोटिंग होनी है उस पर सभी की नजर होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रुख रशिया ने अपनाया है वो अभी उसी पर बरकरार रहेगा। नाटो की बैठक और साथ ही साथ यूएनएससी में प्रस्ताव, इन दोनों घटनाओं पर रूस की नजर। मतलब वोरा साहब, फिलहाल रूस मुकर गया है यूक्रेन से बातचीत पर। मुकरा तो नहीं है, बमबारी अगर चल रही है उनको और थोड़ा सॉफन करना है। ये किसी ने नहीं कहा कि हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत अवश्य होगी, वही एक समाधान है समस्या का। और अगर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होती है वो एक बात है, दूसरी तरफ डायरेक्ट बातचीत जो रूस हमेशा प्रेफर करता है, आमने सामने हम दोनों बैठ के बातचीत करते हैं, शायद वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। क्योंकि जहां आप सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाएंगे तो फिर कोई ना कोई देश उसको वीटो करेगा, भले ही कोई रेजोल्यूशन हो, रूस खुद ही उसको वीटो कर देगा। लेकिन आमने सामने बैठ के जो यूक्रेन की जो बनेगी सरकार, चाहे केयरटेकर गवर्नमेंट हो या जो भी है, और रशिया मॉस्को की जो गवर्नमेंट है, ये मैंने कई बार देखा, आमने सामने बैठ के वो समझौता ढूंढ लेंगे, कहेंगे कि भाई हम इस नतीजे पर अब पहुंच। लेकिन जब यूक्रेन जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से अगर ये खबर आती है कि पुतिन बातचीत को तैयार नहीं है, पेशकश ठुकरा दिए, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? सबके बीच बड़ी खबर, कीव के मेयर कह रहे हैं भीषण युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर की तरफ से बयान आया है। कीव शहर के कई इलाकों में विस्फोट हो रहा है। ये कीव के मेयर की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध भीषण है, कई इलाकों में विस्फोट है। मतलब रूस की तरफ से कीव पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से हमला किया जा रहा है, कीव पर हवाई हमले की आशंका। और इस सब के बीच ये तस्वीर आपके सामने है, ये भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं देश वापस लौटने का। भारतीय छात्रों को जो यूक्रेन से पश्चिमी इलाके में सटे हुए देश हैं, जिसमें पोलैंड है, इसके अलावा हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, उनकी सीमा से स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से निकलना चाहते थे, यहाँ से वापस भारत जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ फंसे हैं, यहाँ अटके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ इनकी सुरक्षित वापसी हो सके, किस तरीके से इनको यहाँ से जल्द अपने माता पिता के पास, अपने घर वो पहुँच सकें। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। या Which part of Ukraine you are? Kharkiv. Yeah. What's your name? मेघांत। तो मेघांत तमिलनाडु से हैं, खारकीव में पढ़ रहे थे। खारकीव वो इलाका है जहाँ पर काफ़ी इंटेंस फाइटिंग हुई है, काफ़ी लड़ाई हुई है और उसके बाद ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये वहाँ से सुरक्षित निकल कर आए और यहाँ पर फ़िलहाल भारतीय दूतावास ने उनके ठहरने का इंतज़ाम किया है, यहाँ पर उनको रुकवाया गया है और उसके बाद यहाँ से वेस्ट की तरफ से यानी वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। उसके इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं, उसका जो प्लान है वो वर्कआउट किया जा रहा है। रोमानिया की तरफ से भारतीय छात्रों को और जो भारतीय हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके, इस बात की का इंतज़ाम किया जा रहा है। आप लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे? हम उज़गोरod नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। क्या नाम है आपका? युविका मलागर। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। जी। कौन से शहर से? छत्तीसगढ़, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, डोंगरगढ़। आप लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे? हमारी फ़्लाइट थी आज रात की, तब कल रात की। हम वहाँ से कल ट्रैवल किए थे। हमें वहाँ पे आना था बट हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि हर चीज़ एक कर्फ्यू टाइप का लग चुका है, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, कैब्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, बहुत देर हम वेट किए। यूनिवर्सिटी वाले ने कहा कि वो बस भेज रहे हैं, कुछ भी नहीं आया। बहुत देर तक वेट करने के बाद पता चला कि हमें एम्बेसी के पास आना है। हम यहाँ पे आए, उसके बाद हमें यहाँ पे रखा गया है। अभी कुछ देर पहले एम्बेसडर यहाँ आए थे, आप लोगों से बात की, उन्होंने एश्योरेंस दिया आप लोगों को थोड़ा सा। हाँ, थोड़ी तसल्ली। हाँ, बिल्कुल उससे हमें। क्या नाम है आप? मोहम्मद अबूजर, फ्रॉम यूपी, मुजफ्फरनगर, एंड आई एम स्टडीइंग इन उज़गोरod मेडिकल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, 4th ईयर स्टूडेंट। यस।
वहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँचे थे? पहले अपने आप पहुँचे थे, फ्लाइट थी? एक्चुअली हमारी फ़्लाइट थी कल, और जब यहाँ सुबह उतरे तो पता लगा कि वो कैंसिल हो गई। और उसके बाद हमें यहाँ लाया गया, एड्रेस सेंड किया गया एम्बेसी का, और पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद थी, तो किसी तरह टैक्सी के यहाँ तक पहुँचे। यहाँ थोड़ा सही लग रहा है। यूक्रेनियन दोस्तों से बात होती है? नहीं होती है। थोड़ा सा टफ सिचुएशन तो है, सबके लिए चैलेंज है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अनस कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम यूपी लखनऊ। जी। आई स्टडी इन उसरोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंट ने कहा कि सब लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है, थोड़ा सा आप लोग भी हिम्मत रखें। आप अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत में हैं जो लोग और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, पढ़ रहे हैं? जी सर, we are in contact with all other universities. We have friends in all other universities also. So they are arranging the most probably they will arrange as soon as possible. The like what? वो भी हमारे वेलबींग के लिए परेशान है कि मतलब हम लोग अच्छे से है कि नहीं। क्या नाम है आपका? जी मुकेश शाही हो जी। भाई कहाँ पे पढ़ रहे थे आप? मैं खारकीव कराजीना में था, वीएन कराजीना नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय नागरिक जो इस वक्त फंसे हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर, रूस यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका और चीन की मीडिया के अलग अलग दावे सामने आए हैं। कुछ ही देर पहले चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया यूक्रेन से बातचीत को तैयार हैं व्लादिमीर पुतिन। और उसके कुछ वक्त के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से दावा किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया है। तो क्या माना जाए? ये अलग अलग पोजीशंस, एक अमेरिका के मीडिया की, दूसरी चीन के मीडिया की, क्या ये सीधे सीधे चीन और अमेरिका के मीडिया के अलग अलग दावे मीडिया वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं? और इससे कुछ ही देर पहले जो एबीपी न्यूज ने आपको बड़ी खबर दिखाई थी, वो रोमानिया के जहाज पर रूस के हमले की खबर थी। हमने आपको बताया था किस तरीके से ब्लैक सी में रोमानिया, जो कि नाटो सदस्य देश है, उसके जहाज पर रूस की तरफ से हमला किया गया। ब्लैक सी में रोमानिया के जहाज पर रूस ने हमला किया। हालांकि ये रोमानिया का कोई सैन्य जहाज नहीं था, ये एक मर्चेंट शिप था। रोमानिया नाटो का सदस्य देश है। और ऐसे में सवाल यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर नाटो सदस्य देश पर हमला होगा तो इसका मतलब साफ तौर पर यह अमेरिका पर हमला होगा। और इसी पर जरा एक रिएक्शन लेंगे। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये रूस उकसाने का काम कर रहा है? पहले एबीपी न्यूज के सवाल आपको दिखाते हैं कि जानबूझकर रूस ने इस रोमानिया के जहाज को निशाना बनाया। रोमानिया जो कि नाटो सदस्य देश है, क्या नाटो देश के जहाज को निशाना बनाकर अमेरिका को उकसाने का काम कर रहा है रूस? एबीपी न्यूज के ये महत्वपूर्ण सवाल, क्या अब अमेरिका को उकसा रहा है रूस की अमेरिका खुलकर सामने आए, जवाबी कार्रवाई करे? क्या अब नाटो रूस पर पलटवार करेगा? कल ही जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो फोर्सेस नहीं उतरेंगी, लेकिन साथ ही साथ यह भी जो बाइडेन ने कह दिया था कि अगर नाटो सदस्य देश पर हमला होगा तो हम चुप बैठेंगे नहीं। तो अब सवाल यह कि क्या गलती से रूस ने रोमानिया के जहाज पर हमला किया, या फिर खुली चुनौती रूस की तरफ से अमेरिका को दी जा रही है, या फिर उकसाने का काम कर रहा है रूस अमेरिका को? और कल जो बाइडेन की तरफ से क्या कहा गया था, जरा वो आपको सुनाते हैं। आप In addition to the economic penalties we're imposing, we're also taking steps to defend our NATO allies, particularly in the East. Tomorrow, NATO will convene a summit. We'll be there to bring together the leaders of 30 allied nations and close partners to affirm our solidarity and to map out the next steps we will take to further strengthen all aspects of our NATO alliance. तो एक तरफ जो बाइडेन का यह संबोधन जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में वो नाटो फोर्सेस भेजेंगे नहीं, लेकिन अगर नाटो देशों पर हमला होता है तो फिर एक्शन अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से किया जाएगा। और इस सब के बीच रूस की तरफ से निशाने पर लिया जाता है नाटो सदस्य देश रोमानिया के पानी के जहाज को। आप देख रहे हैं ब्लैक सी में किस तरीके से रूस ने हमला बोला है रोमानिया के जहाज पर। आग लगी और जहाज से काला घना धुआं उठते हुए, ये उकसाने का काम है क्या आशीष अमेरिका को रूस की तरफ से? देखिए, ये टारगेटेड है, मोटिवेटेड है रोमाना, पहले तो ये देखना पड़ेगा। और जो बात आप कर रही थी कि क्या अब अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से रिटेलिएशन होगा,
तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का अगर आप बाइडेन के स्पीच को बहुत ध्यान से देखें तो विलिंगनेस की अमेरिका में कमी दिखती है। क्या यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है? सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहिए। जब उसको डिफेंड करने के लिए अमेरिका राजी नहीं हुआ, जब आप 2 दिन पहले तक आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट लगातार कहते रहे कि जैसे ही रशिया आप पे अटैक करता है हम इमीडिएट और प्रॉम्प्ट एक्शन करेंगे, उसके बावजूद सैंक्शन से आगे वो नहीं बढ़े। तो मुझे लगता है कि हम ये अगर एक्सपेक्ट करें कि नेटो की तरफ से कोई मिलिटरली जवाब दिया जाएगा रशिया को, तो पहले ये कैलकुलेट किया जाएगा कि क्या रशिया की तरफ से ये डिटर्मिन्ड तरीके से टारगेटेड अटैक है या भूल चूक में हुआ है। और अगर ये चीज़ एस्टैब्लिश होती है तो संभव है कि आज जो नेटो की समिट होनी है, जिसके बारे में मैं और आप चर्चा कर रहे थे, उसमें किसी न किसी तरह के एक्शन के बारे में इस पर कोई फैसला हो। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां पर भारतीय जो छात्र हैं वो कितने बेताब हैं वापस अपने देश लौटने के लिए। उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं प्रणव। सरकार हमें वापस लेके आएगी और हम सब ब्रेव हैं और वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, वी विल फाइट फॉर एवरीथिंग। ये एक तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट जो मेडिकल में सिखाया जाता है, क्रिटिकल सिचुएशन में क्रिटिकल पेशेंट मैनेजमेंट, लगभग वैसी ही स्थिति यहाँ पर। यही तो हमारी फील्ड है जॉब सर, इसी जॉब से गुजरे हुए, ताकि हम वार में कैसे हम सब सर्वाइव कर सके और पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सके, इसीलिए हमें तो सिखाया जाता है। तो हम सब क्राइसिस मैनेज कर रहे हैं। होप सो ये भी टाइम चले जाएगा और हम सब। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कहाँ के रहने वाले? बिहार से हैं, भागलपुर से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स को आप अगर मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? सिंस ऐसा कोई सिचुएशन ज़्यादा पैनिक होने की नहीं है, क्योंकि एम्बेसी हमारे साथ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारी यहाँ की सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम सब सही सेफ़ है, यहाँ पे सेफेस्ट प्लेस पे हम सब बैठे हुए हैं। अभी नियर बाई एम्बेसी से ज़्यादा बढ़ के क्या हो सकती है। तो हमारी एम्बेसी भी ध्यान रख रही है, हमें फूड रहने के लिए जगह शेल्टर से प्रोवाइड किए गए हैं। बस सिर्फ इतना गवर्नमेंट की चार्जिंग के लिए बैटरी आ रही है ना? हाँ, बिजली आ रही है? बिजली आ रही है, बिजली 24/7 बिजली प्रोवाइड किया गया। हमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिंस पैनिक थे हम सब, कल से क्या होगा अगर इफ बॉम्ब ब्लास्ट ओवर नियर बाय अस तो मेनी पीपल विल डाई, बट ऐसा कोई सिचुएशन आया नहीं। तो हमारी एम्बेसी कॉन्टैक्ट में कीप इन टच है एवरीवन से। तो चलिए, ये आपने सुना जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज आकाश रावत। आकाश कहाँ से रहने वाले? सर यूपी से। कहाँ से? यूपी में अलीगढ़। आकाश, मैं देख रहा था कि आप सब लोगों को यहाँ मैनेज कर रहे हैं। ये सारे पुराने दोस्त हैं या सब यहाँ आके बने? सर यहीं पे आके मिले हैं सबसे, सब अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन यही है कि ऑर्गेनाइज वे में सब लोग अपने अपने घर चले जाएं अच्छे से। हम सब तो यही चाहते हैं, सारे हैं तो इंडियन से एट लास्ट। तो यहाँ पे हम एक कम्युनिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं एंड इट्स लाइक आप देख ही सकते हैं सब लोग अच्छे खासे, जो पूरा मिनी इंडिया है यहाँ पे। मैक्सिमम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो एम्बेसी हमें करवाई रही है। दे आर डूइंग देयर बेस्ट। लाइक एम्बेसी को खुद पर्सनली भी कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है कुछ भी, मतलब गवर्नमेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। स्टिल द एम्बेसी इज हेल्पिंग अस आउट, सो लाइक इट्स वेरी वेरी गुड फॉर अस। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द एम्बेसी एंड इट्स। यहाँ लोग, चूँकि आप मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं, तो क्या कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे घबराते भी हैं, नर्वस भी हो रहे हैं? Obviously there are so many girls and like students who are like in like there were even a girl who was pregnant, so there are so many different kind of scenarios. We are providing some medicines for a little bit. We are talking to each and every person कि किसको क्या चाहिए, किसी को कोई दवाई तो नहीं चाहिए, and embassy is helping really very good. So we are like thankful to the embassy. बम की आवाज़ literally आप यहाँ से हम एक आध सामान लाने के लिए भी कोई अगर बच्चा बाहर जा रहा है, he can listen the voice of the like एक ना एक बम गिर ही रहा है, and like military on the roads, the tanks on the road, so it's very chaotic outside. So we are surviving. Everybody is in the fair, but yeah, because of इतने सारे बच्चे एक साथ हैं community की वजह से, they are cooperating, everybody is understanding, so that's very nice. सब अच्छे से कर रहे हैं, सब अच्छे से खुश हैं। जिस हिसाब से सिचुएशन है वॉर की, उस हिसाब से मैक्सिमम जितनी हो सकती है खुशी उतनी है यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत सारी जो हैं, जो इंडियन गर्ल्स भी हैं यहाँ पर। भाई, गर्ल पावर ऑफ इंडिया सेफ है, स्ट्रांग है? हाँ जी, ये सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। कहाँ से हैं, क्या नाम है? मैं नेहा हूँ, अमृतसर से। हाँ जी, हाँ जी। तो एकदम स्ट्रांग है मोरल? हाँ जी, पूरा। और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देख पाएंगे पेरेंट्स आपको इस तरह से, तो उन्हें थोड़ा सा सुकून होगा। क्या नाम है? मेरा नाम रूबल है, मैं अम्बाला से हूँ। हाँ जी, तो कि सेफ स्ट्रांग रहना है, जल्दी से घर पहुँचना है। हाँ जी, सेफ है, बट जल्दी पेरेंट्स ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, तो आई थिंक कि एक तो हाँ, पापा ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कि पैनिक ना करो, प्लीज़ पैनिक ना करो, पापा ना करें, बाकी सब फिर भी ठीक है। इंडियन एम्बेसी हाँ जी, है आप लोगों के पास में, एम्बेसडर ने भी आप लोगों से आके बात की।
मिलता है, हिम्मत मिली है? हाँ जी, हिम्मत तो मिलती है क्योंकि एम्बेसी कह रही है कि हम यहाँ पे सेफ हैं। हाँ जी। आपने सुना, ये तमाम वो बच्चे हैं और फिलहाल एक रोचक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये दरअसल ये चार्जिंग पॉइंट है, ये एक रूम है, इसमें इस तरीके के 2-3 चार्जिंग पॉइंट बने हुए हैं और तमाम फ़ोन इस समय यहाँ चार्ज हो रहे हैं। यही कम्युनिकेशन है, इन्हीं के सहारे माँ बाप तक अपनी खबर, अपने वेलबींग की खबर ये बच्चे पहुँचा रहे हैं। और साथ ही ये संदेश भी है पूरे देश के लिए, चिंता ना करें, हिम्मत रखें, क्योंकि ये बच्चे भी इस वॉर जोन में हिम्मत रखे हुए हैं और इनका जोश काफ़ी हाई है। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रणय उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, कीव। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रही हूं। जानकारी ये सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना प्रतिनिधि यूक्रेन भेजने के लिए तैयार है बातचीत के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन भेजने को तैयार हो गए हैं। मतलब यूक्रेन की तरफ से जो पेशकश की गई थी कि बातचीत करने के लिए यूक्रेन तैयार है, जो सरेंडर यूक्रेन कर रहा था, उसे पुतिन अब स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह सामने आई है कि पुतिन की तरफ से प्रतिनिधिमंडल जो यूक्रेन भेजा जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यह इस वक्त की बड़ी खबर। मतलब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अब यह संकट आगे संवाद से शायद सुलझ जाए, क्योंकि बीच में अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आई थी कि पुतिन की तरफ से बातचीत की पेशकश ठुकरा दी गई है, जिसके बाद एक बार फिर से खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब बड़ी खबर यह कि यूक्रेन से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने को तैयार हो गए हैं पुतिन। और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आप देख सकते हैं मौजूद हैं एबीपी न्यूज पर। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि 2014 जब दुनिया ने रूस पर क्रीमिया को हड़पने का आरोप लगाया था, उस वक्त भारत खुलकर रूस के समर्थन में आया था। तब विदेश मंत्रालय का जिम्मा सलमान खुर्शीद पर ही था। सलमान साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, सबसे पहले तो अभी तक रूस यूक्रेन विवाद में जिस तरीके की भूमिका भारत सरकार की रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? आप उससे संतुष्ट हैं सर? मैं सलमान खुर्शीद साहब से बात करने की आगे कोशिश करूंगी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन इस बीच ये जो वीडियो है ना, ये सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये रूसी सैनिक है और इनके पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रॉकेट जो लॉन्च हो रहे हैं एक के बाद एक, और इनकी गर्जना पर देखिए किस तरीके से खुश होता हुआ रूसी सैनिक नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मन ही मन वो थिरक रहा है और ये जश्न वो अपनी जीत का, मतलब रूसी सेना की जीत का इस वक्त इस वीडियो में मनाता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त तस्वीर यही है, रूस की यूक्रेन पर जीत। और एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं सलमान खुर्शीद साहब से। सलमान सर, मेरी आवाज मिल रही है सर अब आपको? जी सर, मैं सुन सकता हूं। जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाह रही थी कि ये रूस यूक्रेन विवाद पर अभी तक का भारत सरकार का जो रुख रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि जो अभी तक हुआ है उससे हम संतुष्ट हैं। कुछ प्रयास हुआ है कि वहाँ जो लोग फंसे हैं उनको वापस लाया गया है, लेकिन क्या ये काफी है, काफी नहीं है, अभी ये कहना मुमकिन नहीं है जब तक वो लोग कुछ आ नहीं जाते, उनसे बात ना होती। ये सबसे प्राथमिकता हमारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो भारत की छवि है विश्व में, क्या उसका कोई उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बात समझ में नहीं आती। तो बताते हैं कि कल रात को प्रधानमंत्री जी ने बात करी पुतिन जी से, लेकिन बात करी तो क्या हुआ ये अभी कुछ पता तो चल नहीं पा रहा है। और जो वहाँ युद्ध है उस पर तो उसको धीमा होते तो नहीं देख पा रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत गंभीर है और बड़ी चिंताजनक है। इस पर कुछ स्पष्टीकरण आए, कुछ समझ में आए कि क्या हो रहा है और क्यों समय लग रहा है, तो बेहतर होगा। सर, जिस बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं, कल वो जो 20 मिनट की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की, उसके बाद आज एक और खबर आई कि यूएनएससी में रूस जो है वो भारत से समर्थन की उम्मीद कर रहा है। आपको क्या लगता है, भारत सरकार का रुख क्या रहना चाहिए? देखिए, ये बात तो बहुत दिन से हम लोग कह रहे हैं कि हमें जो विदेश नीति पर
हमने कई निर्णय लिए हैं और जो भी प्रतिक्रियाएं हमारी रही वो हमको एक ऐसी मोड़ पर कर गई थी जो आज हमारे सामने आ गई। हमने हर एक से मिलकर हर एक को कुछ उम्मीद दिला दी है। अब ये सिचुएशन है जब देश में, मुल्क में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं और रूस पर सवाल कर रहे हैं। रूस के साथ बेलारूस है, लेकिन रूस अपनी मनमानी कर रहा है और इस पर हमारा क्या असर रूस पर है या अमेरिका पर है, ये बात साफ नहीं आ पा रही है। हमारे तो संबंध दोनों के साथ बनाए गए, लेकिन क्या अपेक्षाएं हमसे दोनों करते हैं ये बात समझ में नहीं आ रही। उसके परिणाम क्या होंगे ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। मैं समझता हूँ सरकार का दायित्व बनता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और विपक्ष को कम से कम बिठा के साथ कुछ कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करें। सलमान साहब आशीष बोल रहा हूँ मैं सर, आप जो बात कर रहे हैं उससे संबंध में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए एक वर्ल्ड के सामने क्राइसिस तो आकर के खड़ा हो गया है सलमान साहब, और विथ योर रिच एक्सपीरियंस मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आपको क्या लगता है पोजीशन क्या लेनी चाहिए, क्योंकि पोजीशन तो लेनी होगी, जंग तो छिड़ गई है। पोजीशन ये तो ली नहीं जा सकती कि हम कुछ ना करें और ये पोजीशन लेना कि बातचीत होनी चाहिए, तो उसका तो समय निकल चुका है। बातचीत करने के प्रयास हुए, बातचीत कामयाब नहीं हुई। अब हमारा इस पर कितना दबाव पड़ सकता है और हमारी पेशकश क्या हो सकती है, हमारा इसमें हस्तक्षेप कितना है, ये बात ही नहीं समझ में आ रही। सर प्रधानमंत्री ने माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूँ सर, प्रधानमंत्री ने कल कैटेगोरिकली रशियन प्रेसिडेंट से अपील की थी कि इमीडिएट जो जंग के हालात हैं, जो अटैक किया जा रहा है उसको रोक दिया जाए। मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशन से भारत क्या पोजीशन ले? आज बड़ी क्रूशियल वोटिंग है सलमान साहब रात को। भारत की पोजीशन जो है वो भारत स्पष्ट नहीं कर पा रहा है ना। देखिए सारी बात जो है ऐसे क्राइसिस की सिचुएशन में सरकार से ये नहीं उम्मीद करी जा सकती कि वो पूरी बात खुलकर कह दे। अगर खुलकर सरकार कह देती है तो हस्तक्षेप करने की उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, लेकिन कम से कम ऐसे मौके पर सब लोगों को साथ लिया जाता है और अपनी मजबूरी भी व्यक्त की जाती है और जो उम्मीद है, जो प्रयास है वो भी बताया जाता है, ताकि आप समर्थन पूरी देश का प्राप्त कर सके, विपक्ष का प्राप्त कर सके। और विपक्ष का ये दायित्व बनता है ऐसे मौके पर कि जहां तक हो सके सरकार को मदद करे। लेकिन सरकार सलमान सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार अभी कंफ्यूजन में है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस मामले पर अभी खुद भारत सरकार मन नहीं बना पाई है, पसुपेश में है? क्या ये मैसेज जा रहा है? देखिए मैं इस समय सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। ये समय नहीं है, बहुत समय होगा जब बातचीत हो जाएगी, ये सवाल पूछे जाएंगे। इस समय तो मैं सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को विपक्ष के भी लोग हैं जिनको जानकारी है, जिनको अनुभव है, उनके साथ बैठकर कम से कम बात कर लें। सरकार का भी इसमें फायदा है, सरकार को भी शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। अच्छा सुझाव सर, बेहद अच्छा सुझाव जो आप सरकार को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो आप सुन रहे थे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को, जो कह रहे हैं कि सरकार को सलाह मशवरा करना चाहिए, विपक्ष के अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए। जंग पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने इस जंग में 1000 रूसी सैनिकों को मार दिया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बड़ी खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।